बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी मेहमान है ये बहुत कम यानी कि टेलीविज़न पे इंटरव्यूज़ देती नज़र आती हैं और मेडिकल जो है वो इनका प्रोफेशन है और सिंगिंग जो है वो इनका पैशन है। सब कॉन्टिनेंट में चंद ही आवाज़ें ऐसी होंगी कि जैसे ही वो सुर लगाती हैं आपको सहरा की वसअतों का ख्याल आता हो। एक अजीब सी बात है, मगर एक ऐसा सहरा जिसमें तन्हाई है, जिसमें वीरानी है, मगर जिसमें अकेलापन नहीं है। अकेलेपन और तन्हाई में फ़र्क होता है। एक ऐसी आवाज़ जो आपको सहरा में ले जाए, मगर ऐसा सहरा जिसमें शादाबी भी है, कहीं कहीं नखलिस्तान भी है और उस सहरा की रेत पे चांदनी अपने गाल रखे हुए सो रही है। और कहीं कहीं अगर पैथौज भी है तो एक ऐसा पैथौज जिसकी आप तलब करते हों, आप चाहते हो कि और कुछ देर को ये पैथौज जो है ये ठहर जाए, क्योंकि वो पैथौज कहीं आपका कथारसिस कर रहा होता है। ऐसी है उनकी आवाज़। किसी लंबे चौड़े तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत लुत्फ़ आएगा इन्हें सुन के, इनसे बात करके, और इसलिए भी कि इनकी आवाज़ जो है वो रेशमा जी की याद दिलाती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मासूमा अनवर साहबा। वेलकम टू द शो मासूमा। वालेकुम सलाम। प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया मासूमा, आपने वक्त निकाला। आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। थैंक यू सो मच। इट वाज अ ड्रीम टू हैव अ शो विद यू। बहुत अरसा पहले आपके साथ करने का था। हाँ, रात गए, लेकिन मसला ये था कि मैं तालीम भी मुकम्मल नहीं हो रही थी। एग्जैक्टली। तो आज अम्मा बड़ी खुश होंगी कि आज मौका मिल गया वसी शाह साहब के साथ शो का। नहीं, बहुत हमें खुशी हो रही है। कुड़ी कदी पढ़ रही है, कदी ब्याह हो गया है, कदी जनाब बच्चों को संभालना है। तो हमारे पास तो चलिए हमारे शो की शान बढ़ाना तो एक अलग चीज़ है ना, मगर इस सारी मसरूफियात में से मौसीकी के लिए कैसे टाइम निकाल लेती हैं आप, ये बताइए। मौसीकी के लिए अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाता है। आई रिसेंटली हैड अ सन। अच्छा, माशाल्लाह। जी, वारी को बहुत बहुत। शामीर नाम है उनका। ही इज 11 मंथ्स। और मेरा बड़ा बेटा शाहजेब, ही इज 9 इयर्स। अच्छा, तो वो आप कह लें कि मेरी तो मेडिसिन भी छुड़वा दी है उसने। अच्छा, मैं इसलिए नहीं कह रहा, बहुत अच्छी बात है, इसलिए नहीं कह रहा कि मैं जानता हूँ कि ख़वातीन बहुत खुश होती हैं ये बात सुन के, मगर हकीकतन नहीं लगता आपको देख के कि आप शादीशुदा हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे हस्बैंड को ये सुनवाइएगा प्लीज, काइंडली। थैंक यू। हाँ, इसलिए कि मेरी बेगम मुझे 6-7 बार सुनवाती है। मुझे पता है इसकी क्या अहमियत है। तो फिर कोई रियाज वगैरह तो नहीं कर पाती होंगी आप? रियाज मेरा बहुत मुख्तलिफ किस्म का रियाज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि मेरे अगर वालिद साहब किसी चीज़ को सुनना चाह रहे हैं तो मुझे कहेंगे बेटा ज़रा सुना दें, तो मैं सुना दूंगी। और उसके बाद फिर एक महफिल जम जाएगी जो 1 घंटा चलेगी। अच्छा, कुछ भी गाते रहेंगे, कुछ भी सुनाते रहेंगे। तो वो इट्स नॉट कि रोज़ होगी या अब तो सिलसिला ज़रा मुख्तलिफ है, टाइम इतना नहीं निकल पाता है। लेकिन कोशिश मेरी ये होती है थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं एटलीस्ट एवरी डे कम से कम जितना भी हो तो ऊँचा हम पढ़ लेते हैं। तो उससे आवाज़ ज़रा खुली रहती है और उसकी बरकत भी रहती है। तो हम आगे बढ़ने से पहले जो कि सवालात तो बेशुमार हैं जो आपसे पूछने वाले हैं, मगर अगर हम आपसे गुजारिश करें कि भाई कुछ सुना दीजिए, फिर आगे बढ़ते। सा नी रे गा मारे मागा पारे गा नीदा नीरेगा सा। मोरी लाज शर्म रखियो जग में, मोरी लाज शर्म रखियो जग में। जी तू पाक जात परवर दिगार, जी तू पाक जात परवर दिगार। मोरी लाज शर्म रखियो जग में। वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या कहने। ये फरमाइए, कब आपको ये एहसास हुआ कि आपकी आवाज़ ना सिर्फ तारीफी अंदाज में कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ भी है मगर इस कदर सुरों से भरी हुई है? आप ये कह सकते हैं कि मेरी फैमिली बहुत म्यूजिकल है। सुनवैये बहुत अच्छे हैं। अम्मा मेरा बहुत अच्छा गाती होती थी, लेकिन उस टाइम पे ज़रा बहुत इतना अच्छा समझा नहीं जाता था और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने नहीं चाहा कि अम्मा गाएं। लेकिन शी सॉ द टैलेंट इन मी बेसिकली। उन्होंने कहा कि 4 साल की उम्र से मैंने नात शरीफ जब पढ़ी और ज़रूर शरीफ पढ़ा और वो भी सुर में पढ़ा, तो शी थॉट कि शी शुड बी ट्रेन्ड।
तो आप कह सकते हैं कि मेरी ट्रेनर और सब कुछ जो देने वाले अल्लाह की ज़ात के बाद मेरी वालदा है। अच्छा, वालिदा। अगर वो ना होती तो शायद मैं यहाँ ना बैठी हुई होती। तो उन्होंने जब देखा कि इस तरह की है, तो बहुत बड़े कारी साहिबान उस जमाने में मंजूर कुनैन साहब थे, और अच्छा, तो उनकी नाते सुनवाती, बिकॉज मेरी आवाज बेसिकली बेसफुल थी काफी, जी, जिसको आप मैनली भी कह सकते हैं, बेसिकली इट्स वेरी डिफरेंट। तो उसके अंदर इतना बेस था बेसिकली, तो मुझे हमेशा कारी साहिबान सुनवाए गए, खवातीन नहीं सुनवाई गई बेसिकली। तो जब उनको सुना, उनको अल्हम्दुलिल्लाह उनके बराबर तो नहीं लेकिन बेहतर ही गा लिया, तो फिर तब से ट्रेनिंग शुरू हो गई बेसिकली। अच्छा। तो वो आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल फैमिली है बहुत। मेरी फैमिली में 40 से 45 डॉक्टर्स हैं, मेरे अब्बा डॉक्टर हैं, और टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन सिंगर कोई नहीं। तो वो एक वहां से भी एक तरह सिलसिला था। तो माय मदर हैड टू स्टेप इन कि भाई अब मेडिकल में भी आप चले गए हो माशाल्लाह, तो आई विल स्टेप यू इनटू दिस फील्ड आल्सो बिकॉज़ यू वेरी गुड। जिनकी फैमिली में 45 डॉक्टर हो, उन खानदानों में एवरेज लाइफ ज्यादा होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। उन्हें डॉक्टर कौन समझता है? घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब नहीं होता। ये फरमाइए कि जो सुरीली खवातीन होती हैं, जैसे आप हैं, आपकी वालदा थी, ये अपने शौहरों से जब खफा होती हैं तो सुर में कुछ सुनाती हैं या वैसी खरी सुनाती हैं जैसे हमें सुननी पड़ती है? नहीं, फिर बेसुरी हो जाती है। बहुत अच्छे। और जो बेसुरी होती है पहले से, जो ऑलरेडी बेसुरी होती है, फिर वो तो अल्लाह ही हाफ़िज़। आप कितना अच्छा गाती हैं, उतनी अच्छी डॉक्टर भी हैं। इनके पास एक शख्स गया, उसने मुझे बताया उनके जितना अच्छा मतलब गांधे ने, मैं दवाई कट ली, आधा घंटा सुन के ही आ गया। यकीन करो, पर्ची उन्हें को 2000 दी ली, गाना 20,000 का सुन के तो बाहर आ गया। अच्छा ये बताइए कि आपकी आवाज़ जो है, उस वक्त रेशमा साहबा हयात थी ना जी, तब भी उनकी आवाज़ की याद दिलाती थी, उनकी मौजूदगी में भी उनकी याद दिलाती थी। और अब तो यानी कि अगर आपने रेशमा जी की आवाज़ का कहीं अक्स देखना और सुनना है तो मेरे ख्याल पूरे सब कॉन्टिनेंट में आप ही हैं जो उनकी आवाज़ की याद दिलाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये फरमाइए, नहीं आप ऑफ कोर्स यू अर्नड इट एंड यू डिजर्व दिस, ये फरमाइए कि कभी मुलाकात हुई आपकी रेशमा साहब से? इन पर्सन तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि एक लाइव शो पे वो मेरे ख्याल से बहुत ही अलील थी उस टाइम के ऊपर, तो उनकी तो बैठी हुई थी एंड शी वाज टॉकिंग, बस बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं, तब मैं नौजवान ही थी शायद, तो बुढ़ी हो गई। तो आजकल के नौजवान बच्चों में से मासूमा है जो मुझे बहुत अच्छा गा रही। तो उसी टाइम पे फिर मैंने उस शो में कॉल की एंड देन आई टॉक्ड, और मैंने बताया उनको, मैंने कहा मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े गायक ने अगर मुझे अप्रिशिएट किया है एट सच अ यंग एज, तो और वो भी लेजेंड अपनी जिंदगी में अगर आपको अप्रिसिएशन दे तो आपका दिल बड़ा बड़ा होता है कि भैया आप कुछ तो कर रहे हैं, कि ऐसी कोई बात तो है जो उन्होंने भी कहा। तो इट वाज अ ह्यूज ऑनर फॉर मी जी। तो इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। वाह वाह, हाँ नहीं यकीनन ये तो बहुत ही मगर आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं एक और बात आपको बताऊं कि मैंने कभी उनको सुना भी नहीं था। अरे जब मैं ट्रेन कर रही थी, आप कह सकते हैं, जब मैं, तो मेरी अम्मा जो थी ना वो उनके गाने गुनगुनाती थी, क्योंकि उन्होंने सुना था कि सिमिलैरिटी है। आपको बच्चों को क्या पता है रेशमा और जुम्मन खान कौन है और जाहिदा परवीन, शाहिदा परवीन, और ये कौन है, इतने बड़े बड़े लेजेंडरी सिंगर्स। आई वाज वेरी यंग। तो अम्मी गुने गुनगुनाना और कहना कि जरा ये याद करो ना, जरा देखो। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज़ और उनकी आवाज़ में इतनी सिमिलैरिटी। जब फर्स्ट टाइम मैंने उनको सुना, फिर आई रियलाइज कि भाई तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। मैंने कभी भी उनको नहीं सुना था। फिर जब मुझे बहुत लोगों ने, जब मैंने एंटर्ड द मीडिया, तो कहना शुरू कर दिया कि जी रेशमा जी की बेटी आ गई। रेशमा जी का पहला कौन सा ऐसा गीत था या गजल थी या गाना था जो आपको बहुत हॉन्ट किया? फर्स्ट ट्रैक ही उनका जो मैंने रिकॉर्ड कराया था वो था हाय और रब्बा नहीं लगता दिल में। अरे तो इट वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स। और उसमें वो हाय को जान ही निकाल देता है। जी जी बिल्कुल। तो इट वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स, और मेरा पहला ट्रैक था जो मैंने उनका रिकॉर्ड किया। जिवें हाय और रब्बा ते शाह जी दी हाय निकली है। थोड़ा जिहा तो सुना दियो। शहर भंबोर दी कुड़ी हो तुसी नक विच नथ ना पायो, मैं भूल गई तुसी भूल ना जायो, यारी नाल बलो ना लायो। बस हाय ओ रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा, हाय ओ रब्बा
लगदा दिल मेरा सजना बाज हो हनरा हाय हो रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा हो रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा नहीं हो लगदा दिल मेरा हाय हो रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा ब्यूटीफुल, वाह ब्यूटीफुल, क्या ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੜੀ ਬੇਸ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਮੇਨਲੀ ਜੀ बहुत मैनली है। मैनली ਉਹਦਾ ਕੀ तो ਮਤਲਬ आप कह सकते हैं कि मेरा कंपैरिजन जेड़ा हुआ है ना ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वो मर्दां नाल ज्यादा होंदा है कि आवाज बड़ी मैनली है, बड़ी बेसफुल है खान साहब नाल। तो मुझे औरतों का चाहत फतेह अली खान कह दिया मैंने। औरतों का राहत फतेह अली खान भी कहते हैं। ਵਾਹ ਜੀ जब मेरा कोक स्टूडियो में गाना आया था झलिया, चाहत फतेह अली खान कट दियो प्लीज। नहीं अब नहीं करने वाला। तो जब कोक स्टूडियो का मेरा ट्रैक आया था झलिया, तो उसमें जब मीम्स बनी थी तो उसमें जब मेरी आवाज लोगों ने सुनी, जावेद बशीर साहब के साथ मेरा ट्रैक था और वो बहुत ही माने हुए गवई हैं। तो उन्होंने जब मैंने परफॉर्म किया तो मीम भाई सबसे पहले कि ये हमारा औरतों का राहत फतेह अली खान साहब। तो आप कह सकते हैं कि मैं खान साहब हूं। मैंने लोगों ने जितने मीम्स बनाए मैंने एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना शुरू कर दिया। चले कंपैरिजन ही सही तो खान साहब से हो रहा है तो वो तो लेजेंड है। खवातीन में इतनी ऊंची आवाज पे जब मेरी पे वो पैन करते हैं ना कैमरा, तो मेरी जब आवाज निकलती तो सबके मुंह खुले थे, आवाज कितों निकली है लिटरली। तो ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ, बहुत दफा जब भी मैंने परफॉर्म किया ना तो आई सी पीपल के जिनके मुंह खुले रह जाते हैं कि किधरों निकली आवाज। तो और जब मैं मुझे भी याद है जब मैं पड़ोसी मुल्क गई थी परफॉर्म करने के लिए, मेरा ट्रैक था बॉलीवुड की फिल्म थी कॉकटेल लुटना। जी तो वो मैंने गाया था 2012 की फिल्म थी। तो जब मैं गई तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने ये कहा कि हमें लग रहा था कि 50 साल की कोई औरत आएगी गाने के लिए ना, जब हमने आवाज सुनी। तो मैं उस टाइम पे मैं 22-23 साल की थी, मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी। कहते जब वो एंटर हुई आप तो वो मेरी अम्मा साथ थी, वो समझे अम्मा गा रही है ना, अम्मा इज गोइंग टू सिंग। कहते हाँ जी आइए आइए। उन्होंने कहा कि ए गाएगी जी मेरी बेटी। जब मैंने गाया तो फिर वो लाइक स्टंड, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि जी इतनी बेसफुल। लेकिन आप देख लें कि आबिदा परवीन साहिबा की वही आवाज़ है माशाल्लाह, इट्स वेरी बेसफुल। और उसके अलावा आप पड़ोसी मुल्क में देखा उम्मे कुलसूम साहिबा कोई इजिप्शियन खातून थी, उनकी आवाज़ आप सुने तो वो किरात भी करती थी और उनकी आवाज़ मुझसे भी ज़्यादा मैनली थी। शी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स इन द वर्ल्ड। आई टेक इट एज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट एंड आई एम वेरी वेरी हम्बल्ड कि मेरी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आवाज़ बहुत मुख्तलिफ थी मगर उम्मे कुलसूम का मिस्र में, इजिप्ट में वही मुकाम है जो हमारे यहाँ मैडम नूर जहाँ का। ऐसे ही है बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये अलग बात है कि दोनों का बिल्कुल आवाज एब्सोल्युटली बिल्कुल। मासूमा साहिबा, आपने कॉकटेल मूवी का भी जिक्र किया जिसमें आपने गाना गाया, तो वहाँ गाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा कैसा रहा, कैसी उर्दू बोल रही ऐसी कुड़ी बारिश दे ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। नहीं आपने कपड़े आज बड़े प्यारे पहने हैं। मैं कि कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, कितने सब धुलने वाले दे दिए। ये बात आपने सही कही है वैसे। इट वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट तजुर्बा ऑफ माई लाइफ। 2 घंटे उनके सामने गाया था और उसमें मेरा एक ट्रैक था जो मेरी अपनी एल्बम का था, बुल्ले शाह का कलाम था। तो उन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट किया, उन्होंने उसी टाइम पे लिरिक्स चेंज किए कि हम ये ट्यून लेंगे, सैफ अल मलूक की तर्ज थी बेसिकली। और इस पे उन्होंने इरशाद कामिल साहब ने लिरिक्स लिखे उसी वक्त बैठे बैठे, और मैंने एक टेक में रिकॉर्ड करा दिया। म्यूजिक डायरेक्टर कौन था उसका? म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम। अभी आपने बताया कि वो उन्होंने बुल्ले शाह का जो कलाम था कॉकटेल मूवी में, वो उन्होंने लिरिक्स चेंज कर दिए। जी जी। अब उनसे क्या गिला करना इसका, मगर ये है कि हम तो थोड़ा बहुत आशना है ना बुल्ले शाह से। जी जी क्यों नहीं। तो कुछ बुल्ले शाह का सुना दीजिए। जे मैं तैनू बाहर ढूंढा वाह। ते मेरे अंदर कौन समाना, जे मैं तैनू अंदर ढूंढा ते फिर मुकैद जाना। सब कुछ तू है ते सब विच तू है,
पछाना मैं भी तू है ते तू भी तू है इथे बुला कौन निमाना। क्या कहना, क्या बात, क्या ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੂੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਟੀਕੇ ਤੇ ਬਜਾਏ ਨੀਂਦ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾਦਾ। सारा प्रोफेशन इजाजत नहीं देना, वरना बंदा कर ही दो। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मासूम अनवर साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। क्या है फातिमा साहिबा प्रोग्राम के इस मरले में? तो मासूमा साहिबा, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई पिटारा है हमारा। देखते हैं कि आज आपको किसकी याद दिलाता है और कौन सी याद ताज़ा करता है। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਖਿਲਾਰ ਲਈ। भाई लोग कुछ साफ सुथरे होते हैं ना, इसमें क्या है? जी हाँ सिर्फ मेरी गल ने तुसी झूठियां करना है इसलिए बच्चे नहीं, अपनी हर चीज साफ सुथरी रखना, रोज गाड़ी धोना, रोज घर को साफ रखना, अपने आप को साफ रखना है बहुत जरूरी है। ये इंज भी हो सकता है इशारा मेरे वाली क्यों होता है? अरे यार वो क्या कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है जी, मैं आपकी तरफ क्यों इशारा करूंगा? आप ठीक है तो हुण भी मेरे वाली इशारा करन डे हो भाई, क्योंकि आपसे बात कर रहा था मगर आपको नहीं कह रहा था मैं। शाह जी मैं लगता तुसी प्रोग्राम करो मैं तारी ला आई आवां। वैसे ये बुरा आइडिया नहीं है। ये बताइए भाई कि आपकी शादी जो है वो लव मैरिज है? तो शादी लव मैरिज, क्या मतलब लव मैरिज है? बाद में लव हो ही जाता है, सारी अरेंज ही होती है। ये कहते हैं चारों नाचार करना पड़ा? नहीं, चारों नाचार नहीं करना पड़ा, हाँ। वेरी हैप्पी। अच्छा। लेकिन ये था कि पेरेंट्स वांटेड मी टू गेट मैरिड। अच्छा। और मेरे सुपरवाइजर हैं जिनकी मैं ट्रेनी थी बेसिकली, तो उनकी फैमिली से था, तो ये उनकी फैमिली से थे एंड बस सिलसिला चल पड़ा एंड आई गॉट मैरिड इन 20 days। अच्छा, वेरी गुड। तो ये जल्दी में किए हुए फैसले ठीक होते हैं? नहीं। जी तुसी तेजी ना गया ना, ये ऑनर भी होना चाहिए। जल्दी में कोई भी फैसला किया हुआ ठीक हो या ना हो, शादी की हुई जल्दी में बहुत खराब होती है। जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए आपको। वो अलग बात है कि ही इज अ वंडरफुल पर्सन एंड हमारी शादी को माशाल्लाह अब 11 साल होने वाले हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और- असल में देखिए, ये तो आपने खैर लाजवाब एक मजाक ही एक बात की है, मेरा एक ख्याल है। नहीं। थोड़ा सा आपको सोच समझ के, और शादी तब करनी चाहिए जब आप मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड हो शादी की, ना कि प्रेशराइज्ड हो कि शादी करनी है। क्योंकि अब वो दौर है, अदवार है जिसमें आप बेसिकली मेंटली प्रिपेयर्ड हो, स्ट्रेस फ्री हो, तैयार हो। खवातीन कम तैयार हो, मर्द ज्यादा तैयार हो कि अब शादी करनी है, एक जिम्मेदारी निभानी है, बड़ी जरूरी है, तब शादी कराएं। मेरे 2 बेटे हैं इंशाल्लाह, तो जब वो मेंटली तैयार होंगे, मेरी कोशिश ये होगी मैं तब ही उन्होंने कहूँगा शादी करो, वरना ना करो, तुम्हारी मेहरबानी। तो ये मियाँ साहब मेंटली उस वक्त तैयार नहीं थे? मेंटली अब मुझे नहीं पता कि वो क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत छेती सी, मैंने भी बहुत छेती सी बस कर ली। अच्छा। और माँ पे और ज्यादा छेती सी। हाँ, वो ना उर्दू एक मुहावरा है, जल्दी का काम शैतान का। बस शैतान ही कह दो। तो आपकी कैसे मुलाकात हुई मिस्टर मासूमा साहिबा, और कहाँ मुलाकात हुई? मेरे सुपरवाइजर बेसिकली आई वाज ट्रेनिंग इन पीडियाट्रिक्स शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से, तो वहाँ पे फिर मुझे उन्होंने बुलवाया, उनकी जो बेगम हैं, और उन्होंने कहा कि जी ऐसा सिलसिला है एंड एवरीथिंग, बिकॉज जाहिर सी बात है वी वर वेरी वोकल अबाउट एवरीथिंग। अब सारे के सारी जनरेशन इतनी तो चुप है नहीं, एवरीबडी इज वोकल। तो उन्होंने कहा कि एक है रिश्ता, माय पेरेंट्स वर फाइंडिंग समवन। फैमिली में मैंने करनी नहीं थी, बिकॉज फैमिली में अब सबको मेरी तरफ से मैसेज है कि प्लीज खानदानों में शादियां मत करें। जेनेटिक डिसऑर्डर्स से बचना है, ठीक अगर है। बच्चे अगर आप सेहतमंद चाहते हैं तो खानदानों में अब शादी, स्पेशली 2 जनरेशन 3 जनरेशन जो कर रहे होते हैं, दैट इज रिडिकुलस। और किसी को मोहब्बत हो जाए तो फिर मोहब्बत कर लो, शादी ना करो। इसका फायदा ये होगा कि आपकी मोहब्बत भी बच जाएगी, घर भी बच जाएगा। उनका बता दिया मैंने। रिश्तेदारां च मोहब्बत करन दा फायदा कोई नहीं। मैं कीती, मेरे मामे ने मैनू वो चपेड़ा मारियां, उन्हें कहा तू किधर होना है। उससे पहले इज्जत करते थे आपकी वो? कौन? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
शादी नहीं सी हुई। मेरे मामे ने कहा खबरदार तो पौड़ियां भी चढ़े। काश मैं भी ये कह सकता कि मेरी शादी बड़ी जल्दी च हुई। शिट। और आपके जो मियाँ साहब हैं वो केपीके से हैं। जी जी, वेरी गुड। कोहट से हैं जी। आप पढ़ी हैं केपीके में और आप वैसे इस्लामाबाद की हैं जी और आज आपकी फैमिली कश्मीरी है। जी। आप तो वफाक के अलावा जी फातिमा साहब, बट साहब जेडे स्मार्ट ने इन्होंने केला चलिया तो थक गए महल्ले च नहीं निकलते। मैं बाहर क्यों नहीं जाते? कहते पड़ोसी बतका छड़ देंगे। देखिए जी, पाकिस्तान की मारूफ सिंगर मासूमा अनवर ने इंजेक्शन ही निकाला। बहुत यादें वाबस्ता है। हाँ, ये तो आप कह सकते हैं कि डॉक्टरी जान नहीं छोड़ रही इसके आप। साथ जिंदगी वाबस्ता है और ये जान नहीं छोड़ेगी। अच्छा, वैक्सीनेशन बच्चों की बहुत हम करते हैं। एक उम्र थी हम खिलौना इंजेक्शन देख के भी डर जाते थे। मैं तो बहुत डरती होती थी और मुझे कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद भी लगाऊंगी। लेकिन ये है कि एक वाकया बड़ा मजेदार है कि बेसिकली बच्चे आते हैं बहुत वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो वैक्सीनेशन के लिए एक बहुत क्यूट सी बच्ची आई हुई थी और अम्मा पापा बहुत एप्रीहेंसिव से थे। तो लगाने से पहले और लगाने के बाद का सिलसिला ही और था। लगाने से पहले शी वाज स्क्रीमिंग एंड शी वाज शाउटिंग एंड एवरीथिंग। तो हमें माहौल बनाना पड़ा, हमें गाना पड़ा। वाकई? हाँ जी, उस बिल्कुल। बच्ची के लिए? बच्चा बिल्कुल था? हमने गाया। और आजकल के लोग कहाँ रेशमा जी को सुनेंगे, वो कोको मेलन सुनते हैं बच्चे। तो कोको मेलन जो मिलके जो हमने गाया उसके अलावा अब मजे की बात ये थी कि उससे उनके वालिद साहब को याद आ गई ये तो वही है हाँ। जो टीवी पे आती है। हाँ। उनके वालिद ने कहा कि अब तो आप आपको नहीं जाने देंगे, अब तो कुछ सुनाएंगे। तो फिर मैंने 2 लाइनें जिन्होंने मुझे कहा कि वो मैंने गुनगुना के उनको सुनाई। तो बच्ची वाज एब्सोल्युटली फाइन। मैंने वैक्सीन भी कर दी। आई एम श्योर किशोर की इस फरमाइश के बाद वही इंजेक्शन उनकी बेगम ने उन्हें लगा दिया। ये वैसे डॉक्टर्स के बारे में मशहूर है, किसी का हाथ सख्त होता है, किसी का हाथ बहुत अच्छा होता है। ऐसा होता है या अभी गले बढ़िया ने? दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, बहुत ट्रू है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा है। कुछ लोगों के हाथ बड़े सख्त होते हैं और ये लोग हमें पेशेंट ही बेसिकली बताते पता भी नहीं लग गया कि लग गया। और अभी हमने लगाया हुआ, तो आई 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 की आवाजें पहले गानी शुरू हो जाती है। 5 मिनट पहले तो आई आई चलती है, फिर इंजेक्शन लगता है। लेकिन ये हाथ हाथ का फर्क होता है डेफिनेट। जिस तरह खाने में हाथ हाथ का फर्क है, जायके में डिफरेंस है, तो उस तरह इंजेक्शन लगाने में भी फर्क है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वाह। साहरे तुसी तो उतरे सुरते लाउंदे हो टम टम। मेरे घर वालों को पूछो, वो कहेंगे बड़ी जालिम डॉक्टर। वैसे कहते मियां साहब ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ? हाँ जी, बहुत। ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? यो बेचारे लवा लेंदे चुपचाप। अच्छा, आपको पता है ये जो अवामी जुबान है इसमें जैसे ये जो ताजरों के यहाँ दुकानों पे जो लोग काम करते हैं ना जी, और हेर फेर कर रहे होते हैं, जो पैसे इधर उधर करते हैं, उसको कहते हैं टीका लाना। ठीक है। अच्छा, आई डिडंट नो दिस, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो शोहर को तो टीका लाना वैसे भी जायज है। ये तो बात ठीक है। मियां साहब जो हैं आपके वो पश्तो स्पीकिंग है? जी जी, अच्छा, वेरी गुड। पश्तो खुद आपने सीखी कुछ? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सीखी। कुछ पश्तो की चीजें गा लेती हैं आप? मैं एक जिंदगी में कोई गाना मैंने याद किया था, वो सारी दुनिया को ही आता है, लाडशा पे खबर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो मुझे प्रॉपर्ली आता भी सुना नहीं है। दीजिए ना। हम जनाब हमारे खास तौर पे पख्तून भाई जो हैं वो खुश हो जाएंगे और हमें भी अच्छा लगता है। तुमको कसम है मेरी वाह। नाना हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। हो तुमको कसम है मेरी नाना हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। हो लाडशा पे खबर देख मस्तूर माला रोड़ा, ताजा ताजा गिलुना ते सलूर माला वाह, रोड़ा। वाह। आई होप ठीक हो। वाह, ताजा ताजा गुलाब जिसे गीत जी, है, जी, उसमें बिल्कुल, फूल है ना। absolutely। लेकिन आपने बड़ा यानी कि ऐसा गीत याद किया है जिसमें आपका फायदा है। बिल्कुल। कि नाना हाथ खाली। ये दस कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सिंगर मासूमा अनवर साहबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक।
वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहब, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी डॉक्टर साहिबा, अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो आए देखते हैं शाह जी डॉक्टर साहिबा से क्या जानना चाहती है पब्लिक। ऐसी जी मॉडर्न कुड़ी ने किन्नी इंग्लिश बोलने तो बाद दरवाजा बंद करके वो चमची फसा रही होंगी। यार जुगाड़ का ताल्लुक तो लाजिम बात है किसी जुबान से या तालीम से नहीं होता, जुगाड़ तो जुगाड़ है। तो फिर बंदा कम से कम ये तो ना कहे कि कुंडी में स्पून फंसा दो। तो बढ़ते हैं हम पब्लिक की तरफ। मासूमा साहिबा, आप तो डॉक्टर भी हैं, तो आप तो मरीज को दवाई के साथ गाना सुनाए बगैर जाने नहीं देती होंगी कि आखिरी राग सुन लो और जल्दी आराम आ जाएगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बहुत संजीदगी से उस पेशे को लेके चलना पड़ता है, बिकॉज बहुत ऐसे हसास इश्यूज होते हैं। मैं एक इंटेंसिव केयर में काम करती हूँ बेसिकली। तो वहाँ पे जिंदगी मौत से बच्चे लड़ रहे होते हैं, कुछ खुश होते हैं माँ बाप, कुछ तो आप बहुत पीड्स में है ना, पीडियाट्रिक्स में। जी, तो बहुत संजीदगी से हाँ ठीक है, बहुत एक शुगल सिलसिला भी चल रहा होता है, बिकॉज न्यू बेबीज बॉर्न हो रहे होते हैं, लोग खुश होते हैं, जहाँ खुशी मना रहे होते हैं वहाँ कुछ लोग दुख मना रहे होते हैं। तो बेसिकली हमें जरा एक कहते वो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है बेसिकली। तो हम है मेरी तरफ से तो मैं कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स बहुत ही एक ब्रेव भी हैं और एक बाद में आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बददिल भी हो जाते हैं, इस लिहाज से कि हम वहाँ एक्सपायरी डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे हम चाय पी रहे होते हैं थोड़ी देर बाद। बिकॉज अगर हम एम्पैथाइज करें या फिर अपने मरीज के साथ एक एसोसिएशन बना लें तो हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे मरीजों को। तो एक अगर आपको इस पेशे के लिए खुदा ने चुना है तो उसके लिए उसके साथ लॉयल्टी और ऑनेस्टी बड़ी ज़रूरी है। तो जहाँ म्यूजिक अपनी जगह है और मेडिसिन जो है वो अपनी जगह है, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आप सही कह रही हैं, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, प्रैक्टिकल है, दुनिया की ज़िंदगी की मजबूरी है। मगर ये नहीं कि बिल्कुल ही आदमी किसी के भी जाने पे बिल्कुल बैंड डालना शुरू कर दे, मगर एम्पैथी थोड़ा बहुत तो एम्पैथी बहुत होती है सर। मैं आपको लिटरली बताऊं, जब शुरू में मेरी शिफ्ट्स पे मरीज एक्सपायर होते थे तो आई यूज्ड टू क्राई, क्योंकि जाहिर है एक जान आपके हाथ से जा रही, वो भी हमारे पास बच्चे छोटे छोटे, एक दिन के, 2 दिन के, 2 घंटे के, और छोटे छोटे 800 ग्राम का बच्चा, 1 किलो का बच्चा, इस तरह करके प्री मैच्योर्स जो आते थे। तो फिर वो कुछ ऐसे होते थे कि 18 साल बाद औलाद हुई, अगर वो एक्सपायर हो गई तो फिर आपको खुद भी रोना आता है। तो क्योंकि अगर फादर रो रहा है, माँ रो रही है, फैमिली रो रही है, तो फिर यू ऑल्सो क्राई। लेकिन फिर द थिंग इज ना, माई सीनियर्स यूज्ड टू टेल मी कि अगर आप एक एसोसिएशन बना लेंगे ना इनके साथ तो आप कभी मरीज नहीं देख पाएंगे। आप एम्पैथी रखें, अपने तक महदूद रखें, उसको अपने पेशेंट से एसोसिएट मत करें। कौन सा मरीज जो इस दुनिया से चला गया हो जी, और ज़रूरी नहीं कि आपका मरीज हो या आपके मुशाहिदे में हो, आपके ज़ेर निगरानी हो जी, और आप न भूल पाई हो? बिल्कुल, एक बच्चा डिलीवर हुआ था, मुझे अभी भी याद है, वो मुझे कभी भी नहीं भूल सकता। एक पठान फैमिली थी और ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स के बाद ना थ्रू IVF उनका बच्चा हुआ था। और वो बच्चा बहुत सिक था, बिकॉज बहुत जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के साथ वो पैदा हुआ था। तो बाप बैठ गया था ज़मीन पे, एंड ही वाज ऑन हिज नीज कि इसको बचा ले। तो जब वो लिटरली जब वो वाला सिलसिला चला ना, तो आई वेंट टू माय रूम एंड आई हैड टू क्राई, बिकॉज इतना बेबस मैंने कभी भी किसी को, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, वो तो खुदा ताला की ज़ात है बचाने वाली बेसिकली। तो मैं कुछ नहीं कर पाई ना, आई वाज सो हेल्पलेस एट दैट टाइम। तो मुझे वो आप कह सकते हैं कि लिटरली 6-7 साल पुरानी बात है, लेकिन मुझे कभी भी नहीं भूल सकती। उस बाप की आंखें जो है ना, मुझे आज भी याद है कि जितना वो होपफुल था और जितने हम होपलेस थे। तो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। बस अल्लाह ताला की मसलतें हैं और अल्लाह ताला सबको हर नागहानी से उससे महफूज मैं इसलिए हमेशा ये दुआ सबको देती हूँ कि बहुत लोग कंपैरिजन्स भी करते हैं, बेटा हो बेटी हो, ये सिलसिले आपको पता है हमेशा से ही है। तो मैं जो भी हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सेहतमंद औलाद। जी हाँ, बिल्कुल, अल्लाह ताला बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी। मैं जिस शोबे से मेरा ताल्लुक है, अगर आप देखें मुझे, अगर मैं आपको एक दिन ICU में ले जाऊँ तो आप लोग कानों को हाथ लगाएंगे। और तो इसलिए हमेशा ये दुआ करें कि जो भी हो वो सेहतमंद हो, ये बहुत बड़ी नेमत है। और कौन सा शरारती बच्चा या मरीज आपके पास, तो चूंकि बच्चे होते हैं आपको भूलता ना हो? नहीं, वो भी वो शरारती बच्ची वाज लाइक 2 आवर्स, 2 घंटे की। और वो इतनी प्यारी बच्ची थी, वो इसलिए हमें वी यूज्ड टू कॉल हर द मोस्ट फोटोजेनिक बेबी ऑफ द ICU। अच्छा। वो थोड़ी देर में ट्रांसफर होने वाली थी, अब्बा उसकी दुबई से आए थे। और उसकी लैशेस इतनी खूबसूरत थी, शी वाज जस्ट लाइक अ मॉडल डॉल ना। तो वो मुझे नहीं भूल सकती। आई थिंक सो, मेरे अपने बेबी के टाइम पे भी आई रिमेंबर्ड दैट। तो मेरे बेबी की भी लैशेस माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यारी हैं, तो वो मुझे नहीं भूल सकती। वो उसके साथ एवरी सिस्टर टुक अ पिक्चर, सब डॉक्टर्स ने तस्वीरें ली। वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, अल्लाह जिंदगी सलामती दे उसको, बहुत प्यारी बच्ची। ये 2 घंटे बच्चे 2 घंटे आगे खोल लेते हैं? जी, क्यों नहीं खोल लेते। अच्छा, आप निकाले बच्चा तो आंखें खोलता। अच्छा। The moment I receive the child, within 1 minute, within 1 second, they open their eyes. और जो आप लोग टैप करते हैं
हाँ, वो पीछे? टैपिंग ऑब्सोलीट हो गई है, अब हाँ, हम थप्पड़ नहीं अच्छा, मारते। हाँ जी, हम गायनेकोलॉजिस्ट को भी मना करते हैं, अल्लाह का वास्ता है थप्पड़ मारना छोड़ दो। अच्छा, लेकिन स्पाज्म हो जाता है, बच्चे स्पाज्म में जाएंगे, सांस नहीं आएगी, हाँ, हाँ, आपने सिर्फ बैक रब करनी है, दैट्स इट। बस 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 अच्छा, बाकी अच्छा। तो अब आप कैसे यानी कि ये यकीनी बनाते हैं कि बच्चा जो है वो सेहतमंद है? बस वो मैं तो देखो- आवाज के लिए करते थे। बिल्कुल, वो जब क्राई कर गया ना, हाँ। वो जब बच्चा पैदा होता है बेसिकली, वो ऑटोमेटिकली अल्लाह मियां ने उनको दस देता है कि तुसी रोना है, तो वो रोएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, अच्छा, कुछ जो देर कर जाए, सांस ना ले पाए, रोए ना, उनको हम फिर रिससिटेट करते हैं। अच्छा, अच्छा, बाकी ये कि हम कुछ भी नहीं करते, अल्लाह ताला खुद करता है जो करता है। डॉक्टर साहब हम मना हो गया बच्चे ਨੂੰ ਚੰਡ ਮਾਰਨਾ जी जी बिल्कुल। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ अब ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਚੰਡ ਮੇਰੇ ਮਾਰੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗਾ यकीन करो हम यही मिसाल देते हैं, लिटरली यही मिसाल देते हैं कि बच्चा खुद कह रहा है कि अल्लाह का वास्ता मत करे। मत करो फिर नहीं डंडे पता नहीं चार ना मारने तू क्यों आया अल्लाह जाने ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ ਉਸ ਦਾਈ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਦਾਈ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਚੰਡ ਜੋ ਮਾਰ ਗਈ ਸੀ जी मासूमा साहबा जैसे आपकी भारी आवाज़ है मियाँ साहब तो आपसे डर के रहते होंगे आपके कहने से पहले रोटियां बना लेते होंगे और कपड़े धो लेते होंगे मियाँ इन्ने चंगे नहीं होंगे, कोई कपड़े नहीं धोंदा, कोई बर्तन नहीं धोंदा, कोई कुछ नहीं करता बेशक आवाज उच्ची होए कोई ना होए, मेरी आवाज भारी है। जब औरत ने लड़ना है तो हर औरत की आवाज भारी हो जाती है तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है बेसिकली, तो मर्द भी टीटी होंगे ना, कुछ नहीं करते। अच्छा ये फरमाइए, मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मुझे वाकईतन आपकी आवाज़ जो है ना जी। वो तारीफ के अंदाज में कह रहा हूँ डिफरेंट और यूनिक लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और मुझे कभी भी ऐसे रेशमा जी को आप देख लीजिए जी, बिल्कुल। कभी ये थोड़ी भाई निस्वानी असल में तो ये है कि आवाज़ किस शख्सियत के साथ कैसे जा रही है और क्या तासुर पैदा कर रही है। बिल्कुल जी। मैं हमें शायद ही किसी ने कभी ये सवाल किया होगा रेशमा जी की आवाज़ जो है वो निस्वानी आवाज़ नहीं, बिल्कुल, ऐसा absolutely, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है वो। इसमें कोई वो शक एक टिपिकल निस्वानी आवाज़ शायद नहीं है मगर बहुत क्या खूबसूरत बात है, क्या बात, ठीक है बेहतरीन, ना? बहुत मुनफरिद है। बिल्कुल। तो ये तो मैंने महसूस किया कि गुफ्तगू में और भी लोग तो हर शख्स ये बात करता है, तो कभी कभी आप इससे चिढ़ नहीं जाती कि भी क्या बात है? बिल्कुल नहीं। अब देखिए ना, आप लोगों की सोच तो बदल नहीं सकते, और एज फार एज आई एम हैप्पी विद इट, और मैं खुश हूँ इस चीज से, और मैं मगर ये उसको आपको सुनने को मिलता है। बहुत बहुत सुनने को मिलता है। इनिशियली आप ये कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में एक मकाम जो मेरा बना वो इस इनफरादियत की वजह से ही बना, क्योंकि आवाज बहुत मुनफरिद थी। मगर उसमें एक तो फर्क है ना कि वो तो चूंकि सारी सुरीले लोग हैं ना जी। तो उनको पता है कि यार ये आवाज मुनफरिद है और सुरीली है, बिल्कुल। लेकिन आम आदमी के लिए जिसके लिए सुर की उस तरह से शनाख्त नहीं है, पहचान नहीं है, बिल्कुल। वो सिर्फ आवाज के ऊपर कमेंट कर रहा है। बिल्कुल, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब असल में ये है कि अब इतने एग्जांपल्स हैं ना लोगों के पास देने को, कि ये ऐसा सिंगर है, ये है पड़ोसी मुल्क में है, उम्मे कुलसुम साहिबा थी। ठीक है। जब आप एग्जांपल्स देने लग जाते हैं, जब वो गूगल करते हैं तो उनको पता चलता है कि ऐसी आवाजें भी मौजूद ठीक हैं, है। तो फिर वहीं पे चुप कर जाते हैं। तो आप जानती हैं कि आपकी आवाज माशाल्लाह अच्छी है, खूबसूरत है, मुनफरिद है, मगर जब लोग कभी तंजन कह दें लेकिन आप कभी ऑफेंड नहीं हुई। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ हुई है। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ हाँ मैं कर, हाँ मैं कर नहीं सकता। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ जी मसूमा साहिबा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बीवी मुझसे नाराज़ है, तो आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक गाना गुनगुना दें ताकि वो मुझे अनब्लॉक कर दें फ़ौरन। ਵਾਹ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਤੇ वैसे ये बीवियां ब्लॉक कर देती हैं अपने शौहरों को? ਨਹੀਂ ਜੀ बीवी तो नहीं। नहीं, block- ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ बीवियां तो नहीं करती। बीवियां तो नहीं, जब बीवियां रहना तो- ही साथ है तो वो ब्लॉक करके भी कोई फायदा हाँ, नहीं होगा। ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਉਧਰ जी मेरा ये एक ट्रैक है बेसिकली, मूवी थी मालिक, नैना रोए मैंने गाया था उसके लिए, तो वो मैं सुनाती हूँ आपको। रूठा मेरा यार मैं कैसे मनावा, रूठा मेरा यार मैं कैसे मनावा, दर्द ये कैसे मैं छुपावा, ये नैना रोवे है तेरी मेरी बात
ये नैना रोवे है छूटा तेरा साथ। वाह, ब्यूटीफुल, ये फरमाइए ब्रेक पे जाने से पहले कि आपके इल्म में है कि बहुत सारे लोग आपको रेशमा साहिबा की बेटी समझते हैं। जी जी बिल्कुल, पूछते भी हैं आपसे? जी जी, वो उनका पहला सवाल ही होता है, बल्कि बहुत से लोग कमेंट्स भी करते हैं कि आपकी वालिदा क्या बेहतरीन गुलकारा थी। तो मैं नीचे लिखती हूँ कि जी मैं, इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर मी जी कि मैं, आप मुझे उनसे मुंसलिक रखते हैं और आप मुझे उनसे कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मैं उनकी बेटी नहीं। बेटी ना। और ये है कि मेरी वालिदा का नाम आलिया है, और लेकिन उनके साथ एसोसिएशन होना और उनके साथ कंपैरिजन करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही सुरीली मोहतरमा मासूमा अनवर साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। मासूमा अनवर साहबा, हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? एक सबसे बड़ा रंज अफसोस तो ये है कि जितना काम मुझे करना चाहिए था इंडस्ट्री में, उतना मुझसे करवाया नहीं गया। क्योंकि एक आर्टिस्ट की एक मियाद होती है, एक टाइमलाइन होती है जिसमें वो बहुत अपने जोबन पे गा पाता है, जोबन पे होता है। और आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है, एवरीथिंग गेट्स स्टेल, हर चीज को जी, ज़बान वक्त के साथ साथ। जी हाँ। तो ये मुझे एक शिकायत और एक ये गिला है कि जिस तरह सारे की सारी दुनिया अपने आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करती है और बहुत प्रमोट करती है और बहुत उनका यूजेज है, उस तरह से मेरी आवाज़ को इंडस्ट्री ने नहीं यूज़ किया। लेकिन आप इस हवाले से दो चीज़ें हैं ना, एक तो ये है कि बाकायदा लोगों ने नज़रअंदाज किया, एक चीज़ ये होती है, और एक चीज़ ये होती है कि भाई किसी साजिश के तहत नहीं काम करने दिया गया, क्या होती है साजिश। सर मैं नहीं कह सकती, ये मैं रिग्रेट इसलिए मेंशन कर सकती हूँ क्योंकि मैंने लोगों को खुद से भी कहा है कि आई वांट टू वर्क। ठीक है। और जब आप कह देते हैं तो आप जब हामी भर दें किसी काम की तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना। तो जब आप कह रहे हैं कि आपने काम करना है फिर भी काम ना मिल रहा हो, और ये नहीं है कि इट्स समथिंग दैट आई एम डिपेंडेंट ऑन, मैं ये कह रही हूँ कि यू आर वेस्टिंग अ वॉइस। जी जी, यस यू आर राइट, बेसिकली। तो आई वांट टू वर्क एंड पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क विद मी, आई डोंट नो व्हाई। मैं ये बीच में जो मैं बात कर रहा था, मैं नहीं कह रहा था कि आप ये समझती हैं साजिश, मैं कहना चाह रहा था कि दो चीजें होगी और एक तीसरी वजह और होती है जी। वो ये होती है कि हालात ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर फिल्म बन रही होती है हमारे यहाँ, तो हो सकता है कि हर दूसरी तीसरी फिल्म में आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आप आइए और अपनी आप आवाज़ से हमारी फिल्म सजा दीजिए ना, तो ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए सर मैं आपको लिटरली बताऊं कि अब जो है ना, एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न्ड, इट इज मोर ऑफ एन आई कैंडी देन ऑफ, अब ग्लैमरस ज़्यादा हो गया म्यूजिक और अच्छे सुनवैये कम रह गए हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग पीपल, जाहिर सी बात है, हर कहते ज़माने के दस्तूर के मुताबिक चलें, चीज़ें ट्रेंड्स चेंज होते हैं, एवरीथिंग चेंजेस, लेकिन अब जितना ग्लैमरस म्यूजिक दिखाया जाता है उतना सुनने में वो ग्लैमरस नहीं होता, उतना सुनने में वो ना वो पायदार है। आप गुलाम अली की गजल अभी भी लगाएंगे, आप सुनेंगे, लॉन्जिविटी बहुत है। ऐसे गाने जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुने थे, आप अभी इसी वक्त लगा ले, रोशन आला बेगम की कोई ठुमरी लगा ले, ठीक है बहुत ज्यादा उसकी ऑडियंस नहीं है, लेकिन जो शकील सुनने वाले हैं वो सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। आजकल के म्यूजिक की मियाद बेसिकली कम इसलिए है बिकॉज आप सुन के यू फॉरगेट, सुन के यू फॉरगेट, दूसरा तीसरा चौथा बस दौड़ में एक आप चल पड़े ना बेसिकली। ऐसा तो नहीं कि इसकी एक वजह ये हो कि हम वेस्टर्न जो मेलोडी है जी, जो भी वेस्टर्न स्टाइल है, स्टाइल ऑफ मेलोडी या स्टाइल ऑफ मेकिंग सॉन्ग जो है, स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग सॉन्ग जो है, हम उसकी तरफ चले गए और अपना ईस्टर्न हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। आप चले गए उस तरफ, लेकिन आपने एक आर्टिस्ट को एक्सप्लोर भी तो नहीं किया ना, और आप 10 साल बाद उसी को कह रहे थे हाय क्या आवाज थी, हम गवा लेते, हम करा लेते ये वो, तो फिर उस टाइम के पछतावे का फायदा नहीं है ना। आपको बेसिकली इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, देयर सो मेनी आर्टिस्ट्स। ये दुरुस्त कह रहे हैं। इवन मैं आपको बताऊं, रेशमा साहबा के हवाले से भी मुझे ये रंज रहता है। बिल्कुल, कि आप अंदाजा करें, मेरे ख्याल में अगर गिनती के शायद 10 भी उनके गाने, गीत और आइटम्स और सॉन्ग्स नहीं होंगे जो अवेलेबल हो। बिल्कुल, मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसी ऐसी उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि बिल्कुल भी अवेलेबल है ही नहीं, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने गाई हैं, ऐसी ऐसी लाइव परफॉर्मेंसेस उनकी हैं जिनको बिल्कुल आर्काइव नहीं किया गया, करना चाहिए था आपको। तो आई मीन लाइक पीपल हैव बीन रिसर्चिंग ऑन नुसरत फतेह अली खान साहब्स वॉइस। यस, एक बात। और दूसरे आप देखें कि जिस जमाने में रेशमा ने इंडियन फिल्म के लिए गाया जी, और उसके बाद पाकिस्तान में भी बहुत फिल्में बनती रही, पाकिस्तान में फिल्मों का दौर भी बेहतर था। बिल्कुल बिल्कुल, शायद ही एक आध शायद कोई फिल्म में रेशमा जी की आवाज को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने उसको बहुत
बहुत ज्यादा जी, 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 प्रोजेक्शन दी, प्लस जी, उनको जी। इतना सेलिब्रेट किया। Yes, yes. उस तरह आई वाज द सेकंड आउट ऑफ पाकिस्तान टू परफॉर्म इन बॉलीवुड। वो जिसकी उनके भी बात बाद करते हैं, लुटना की जो cocktail मैंने की। ट्रैक कॉकटेल, हाँ। नोबडी सेलिब्रेटेड दैट, पीपल डोंट इवन नो दैट आई sang that। यस यू आर राइट। Exactly. उसकी वजह है कि जब स्क्रीन पे जब आप इतनी यूनिक आवाज और इतनी मजबूत आवाज, उसको जैसे कि ना, ये आप रेशमा को सहरा से क्यों जोड़ते थे? बिल्कुल, क्या आप बात, जरा तसव्वुर कीजिए कि कोई आवाज जो सहरा की वुसअतों के साथ जाती क्या हो, बात। वो क्या आवाज होगी, क्या बात। और उसको फिर किस किस तरीके से आप पैथोस के सिचुएशंस पे, तन्हाई की सिचुएशन पे, बिल्कुल। आप दीगर उस सिचुएशंस के ऊपर यूज कर सकते हैं। आप ये ये देखिए तो ना क्रिएटिव कि उसके ऊपर है ना। पिछले जो उस जमाने की महफिलें जो होती थी, उसमें अगर आप कह लें कि बहुत बड़ा वो गुलाम अली साहब अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके सामने लेजेंड्स बैठ के ही उनको सुन रहे हैं। जी ऐसे ठीक है, और उनको दाद भी दे रहे हैं। ऐसे ही। देखिए ना, एक आर्टिस्ट के अंदर से ऑनेस्टी नहीं जानी चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू आर सपोज्ड टू ब्रिंग ईच अदर अप। तो ये सिलसिला जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि मैं मुझे बहुत शिकायत हैं, ये मैंने बहुत काम किया है और बहुत क्वालिटी का काम मगर किया और काम अल्हम्दुलिल्लाह, लिया जा सकता लेकिन था आई आपकी आवाज वांट से। टू वर्क मोर। और है आप जब कोई एक बंदा आपको कह रहा है कि वो काम करना चाह रहा है, तो व्हाई आरंट यू, और फिर आप ये लेबल लगा दें कि भाई जी वो पैसे मांग रहा था। मैं तुसी डॉक्टर को फीस दे बगैर जानते हो, आप क्या पैसों के बगैर काम करते हैं? आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मजदूर है जी, उसके जी, पसीना उसका खुश्क पसीना होने से खुश्क पहले होने से। आप उसको उसकी उजरत जी, दे जी, दें। जी, जी। तो आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सिंगर आए और एक गाए, या कोई भी आए, एक डॉक्टर भी आपका मरीज देखे, तो वो पैसे के बगैर क्यों देखे? ठीक है, अनयूजुअल और आप कह सकते हैं अनरीजनेबल होना और बात है, हाँ। लेकिन जो एक हक की बात है वो और बात है, और कोई भी इस चीज के बारे में बात मेरे ख्याल नहीं में करता। किसी माकूल आदमी को ये बात करनी ही नहीं चाहिए। अभी आप देखिए कितने कितने आर्टिस्ट हैं जो कि टीवी स्टार्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो अभी बोल पड़े हैं, 6-6 महीने 8 महीने से पेमेंट्स नहीं हुई है। अबे हर कोई डॉक्टर तो नहीं, हर कोई इंजीनियर तो नहीं, किसी का तो ओढ़ना बिछोना ही है। आप Everybody- जो शोज करती हैं उसकी पेमेंट तो मिल जाती होगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? क्यों नहीं मिलती है वो, हम पेमेंट के बगैर काम नहीं करते और किसी को भी नहीं करना चाहिए। दुरुस्त दैट बात इज है। माय रिकमेंडेशन एंड दैट इज माय, मेरा पक्का ईमान है कि एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। आप ये मत कहें कि आप एक लेबल लगा लें कि जी भाई मैं कितने नहीं जाना। हाँ। आप एक अपना ठीक है मैयार, आप क्वालिटी रखें, लेकिन आप ये मत कहें कि मैं मुफ्त में करूं। आपने 2-3 मरतबा चूंकि इस बात का जिक्र किया, किससे आपने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहती ये हूं? मैं तो नहीं, आप ये हैं? बता सकती, ये तो नहीं मैं बताएंगे बता आप? सकती, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है जिसको मैंने नहीं कहा। अच्छा, यस, ओ ये आप समझ जाइए कि वन ऑफ द जितने भी लीडिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं ना अभी इस वक्त, जितने भी हैं, मैंने सबको कहा है कि मैंने गाना, हाँ, और उनमें से किसी ने भी आप कर लेंगे, देख लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप इतना बिजी होती हैं, ये वो भाई, तो आप बुलाएं तो सही। आई वॉन्टेड माई मदर, उन्होंने मेरा बहुत रूज देखा माशाल्लाह, और उन्होंने मुझे बहुत ट्रेन किया, बहुत अपनी जान मारी है उन्होंने मेरे साथ। एवरीबडी नोज माई मदर इन द मीडिया, तो उनको आप कह सकते हैं वो एटम बम मशहूर थी पूरी मीडिया में। तो मैं चाहती थी कि मेरी माँ एटलीस्ट कुछ वो वाला सिलसिला, उनके दिल में एक खलिश सी है कि इससे इतना काम क्यों नहीं करवाते, इससे क्यों नहीं गवाते, तुझसे क्यों नहीं कराते हैं। अब जब वो कह देती हैं, वो तो चलो आवाज़ारी में कह देंगी, लाड में प्यार में कह देंगी, लेकिन दिल को तो फील होता है ना कि भाई अच्छा, आपको वो बात तकलीफ देती है? तकलीफ देती है, बिल्कुल देती है, अच्छा। बिकॉज शी उनको भी देती है, क्योंकि उन्होंने, आप ये कह सकते हैं कि 4-5 साल की उम्र से शी इज बीन ट्रेनिंग मी, आप ये कह लें। और ये नहीं था कि इससे पैसा कमाना था, शी वांटेड माय वॉइस टू बी हर्ड अराउंड द वर्ल्ड। आप ये कह लें कि मैंने 18 ईयर्स की उम्र में पूरे यूरोप का दौरा किया था। कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ फ्रांस ने मुझे इनवाइट किया था, एंड आई वाज द यंगेस्ट आर्टिस्ट फ्रॉम एशिया टू परफॉर्म इन ऑल द सूफी हॉल्स इन यूरोप, और तब मैंने किया था परफॉर्म। तो आई मीन लाइक, अब उनको वो वाला सिलसिला याद आता है ना कि ठीक है, ट्रेंड बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन आप आवाज़ ज़ाया मत करें, आप लोगों का टैलेंट ज़ाया मत करें। मगर आपका तो कोई, आपकी आवाज का तो मुतबादिल भी कोई अवेलेबल नहीं है, फिर मुतबादिल ऐसा में क्यों? कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन देखिए सर, मुतबादिल में अवेलेबल हो या ना हो, आप कुछ ना कुछ ऑफर तो करें ना, आप बताएं तो सही। आई मीन लाइक, किसी चीज़ को हाँ या ना करना तो मेरे बस में है ना, लेकिन कोई चीज़ आएगी तो हाँ या ना होगी ना। आप, आई मीन लाइक, आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क। अभी मेरे पास कुछ अर्सा पहले मैंने शफकत चीमा साहब को फीचर करते एक ट्रैक बनाया था, खत नाम था उसका। इट वाज, आप कह सकते हैं कि 9 घंटे में उसके 1.5 से 2 मिलियन व्यूज आ गए थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रैक। एक नॉर्मल से कंपोजर थे, फखर भाई उनका नाम है, ही इज इन दुबई। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने कहा कि एंड ही डिड नॉट पे मी एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं मिला था उसका, लेकिन द धुन वाज फैंटास्टिक। शफकत चीमा साहब थे, उनको कौन ना कर सकता है। मैं रात को ट्रैवल किया, आई वेंट टू लाहौर, आई रिकॉर्डेड, 6 महीने में मेरा गाना आ गया, इट वाज अ सुपर हिट। तो मैं, आई मीन लाइक, आप लोगों की
एक तो सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल मत हाँ, मैं जाए। यही कहने जा रहा था कि एक चीज जो सर्कुलेट करके जाती है ना किसी के बारे में, मैं यही कहने कि जा रहा फलां था ऐसा है, हाँ, एक तो ये जरूर और वो काम नहीं करता, फलां ऐसा है, अवेलेबल है, वो बदतमीज है, वो नहीं करेगा। आप मुझसे खुद बात करें, तो अगर मैं बदतमीज हुई तो मैं नहीं करूंगी, आपको पता चल जाएगा। तो यू आर सपोज्ड टू टॉक टू द पर्सन योरसेल्फ। हाँ, आप किसी और के इसी कहने तरह पे मुआवजे एक- की भी आप बात कर रही हैं, हाँ, तो शफकत साहब के लिए जब आप बिल्कुल फ्री में गा सकती बिल्कुल, हैं, तो बिल्कुल। मुनासिब मुआवजे पे तो बिल्कुल ही बिल्कुल, ये हो मैं सकता आई मीन लाइक देखिए ना, आप नुसरत फतेह अली खान साहब को देखें, आई मीन लाइक आई लव हिम। उनसे बड़ा लेजेंड हमारे दुनिया में कोई भी नहीं है। आई मीन लाइक मैं अभी भी सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप उनको अभी लगा देंगे तो हम बेहोश रहेंगे सुन के उनको, ऐसी आवाज थी। तो इतने ग्राउंडेड थे, इतने जमीन से लगे हुए इंसान, कितनी ग्राउंडेड पर्सनालिटी, जमीन पे बैठ के चला उनसे जाता नहीं था। 50 साल की उम्र में वो कितना कुछ दे गए, लेकिन अब उनके म्यूजिक से अगर आप सिलसिले चला रहे हैं आगे, तो यूर ऑल्सो नॉट डूइंग एनीथिंग, यूर लेबलिंग। अगर आप मुझे लेबल करने के ट्रिब्यूट्स दे रही है और ये कर रही है, एक्चुअल म्यूजिक नहीं बना रही है, तो भाई आप बना लें। आप कॉम्पोजिशन ले आए, लिरिसिस्ट ले आए, म्यूजिक ले आए, तो आई विल सिंग, आई विल डू इट। जो मेरा काम है, जो मेरा काम है, आई विल डू इट। क्यों नहीं करूंगी मैं? तो पीपल डोंट डू दैट ना। आप मुझसे एक सिलसिला बना के बैठ गए, मैं अपना दिमाग आपने बना लिया कि एंड नहीं करना जी। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी व्हेन आई बिकेम अ डॉक्टर। अच्छा, मुझे अभी भी याद है, एक तो मेरा एडमिशन जब हुआ था, तो मैं बहुत लाडली हूँ। मैं 10 साल बाद पैदा हुई थी, और मेरी फैमिली की मैं बहुत लाडली बच्ची हूँ। तो पहली औलाद थी? पहली बार तो अम्मा अब्बा, तो मेरे अब्बा भी रोए थे मुझे हॉस्टल भेजने पे, लिटरली, बिकॉज आई वाज मैं एबटाबाद जा रही थी तो वो। लेकिन जब मैं डॉक्टर बनी थी तो मेरी खुशी जो मेरे अब्बा के और अपनी माँ के चेहरे पे मैंने देखी थी ना जिंदगी में, वो मैंने कभी भी नहीं देखी होगी। वाह। और उसके बाद जब मैंने कलाम इकबाल परफॉर्म किया था ड्यूरिंग दैट टाइम, नेशनल सूफी काउंसिल की सीडी थी अपना मुकाम पैदा कर, और लाहौर फोर्ट में मेरा शो था, तब मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। तो उस टाइम पे भी जो मेरी माँ की आंखों में खुशी थी ना, वो मुझे आज तक नहीं भूल सकती, बिकॉज शी वाज सो प्राउड ऑफ मी। कि बहुत बड़े लेजेंड्स थे, फरिया परवेज जी थी, हुमैरा अरशद जी थी, अबरारुल हक साहब थे, राहत बहुत ही अली खान साहब prestigious वो थे। यानी कि आप कह लें कि मेरा स्टार्ट था, आई वाज वेरी यंग। मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है तो मैं उस तकरीब में था शायद। तो डेफिनेटली होंगे। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स ऑफ माय लाइफ, आप कह सकते हैं। तो वो मुझे नहीं भूलता। मासूमा अनवर साहिबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? 2005 का ज़लज़ला, ओह जब अर्थक्वेक आया जी था। जी जी जी। और 2005 में मेरी आधी से ज़्यादा फैमिली, बल्कि मेजॉरिटी फैमिलीज इन मुजफ्फराबाद, दैट वाज स्ट्रक द मोस्ट, बिकॉज मेन मदीना मार्केट थी जो आप जी, कह जी, सकते जी, हैं जहाँ पे मेन आया था ज़लज़ला। आपका सारा खानदान था? मेरा पूरा ननियाल और एक गली छोड़ के मेरा पूरा ददयाल। ओह, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे बड़े नाना की डेथ हो गई, मेरे बहुत कजन्स की डेथ हो गई, बहुत जान पहचान के लोगों की डेथ हो गई। ओए, और मैं खुद एबटाबाद में पढ़ रही थी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी उस टाइम पे। तो मैं नहीं बता सकती आपको। और मेरी वालिदा फर्स्ट खातून थी जो उसी शाम हाइस्ट लेके गई थी वहाँ पे, जो लैंड स्लाइडिंग्स की वजह से नहीं पहुँच पाई। अगले दिन फिर वो पहुँची थी सबको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ से, और वो लेकर आई थी उनको सबको। मेरी एक मामी की टांग टूटी हुई थी, और फिर वो बस जिस तरह उनको अमानतन दफनाया मेरे बड़े नाना को, और दैट वाज हॉरिबल। और जिस तरीके से चीख चीख के घर एंटर हो रहे थे सारे के सारे, और वो जो लम्हात जी जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। वो तो कौमी वो खुदा जो है ना, सानिया था जी, वो हाँ। किसी के ऊपर ये वक्त ना लाए, अल्लाह हमें बचा के रखे। लेकिन ये है कि हमारी तो पूरी की पूरी फैमिली वाज डिस्ट्रॉयड लिटरली। 15-20 खानदान थे जिनके घर, जिनकी प्रॉपर्टीज, फैमिली, सब कुछ वहाँ था। तो इट वाज ऑल डिस्ट्रॉयड। 15-20 खानदानों का मतलब है कि यानी जैसे कि मेरा पूरा ननियाल, पूरा ददयाल, हमारी फैमिली इज द 100 ओनली 150 फैमिली के करीब आपके अफराद। इससे ज़्यादा आप कह सकते हैं। दे वर ऑल डिस्प्लेस्ड। और डिस्प्लेस तो ये कि बहुत सारे तो उस दुनिया से चले गए। जी बिल्कुल। तो और इतने लोगों, और इतने करीबी खून के रिश्ते चले जाएं, जी, जी। अस्तगफुरुल्लाह। वो तो बहुत बिल्कुल। और नहीं देख पाई मैं बड़े नाना को। वो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट पीपल। और कह सकते हैं कि बस उन पे एक ब्लॉक गिर गया था छत का, और पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है। हाँ, वो आहिस्ता से व्हेन दे सॉ ब्लड, जब बाद में तो फिर उन्होंने देखा, जब उठाया तो वो ही वाज गॉन। दुनिया से जा उसके अलावा फिर पाइल्स में बच्चों की लाशें, कजिन्स की लाशें, स्कूल्स में बच्चों की लाशें हैं। फिर इतना छोटा है मुजफ्फराबाद के, सब सबको जानते हैं। जी हाँ जी तो किसी की अगर माँ नहीं थी तो किसी का बाप नहीं था। जी हाँ। तो अगर माँ बाप थे तो बच्चे मर गए हुए थे। तो इस तरह की फैमिली की डिसमेंटल्ड फैमिलीज वहाँ रह गई हुई थी। तो इट वाज हॉरिबल। वो तो अभी तक वो दुख जो है, वो पूरी कौम का दुख मेरे है। तो ननियाल दोबारा गया ही नहीं मुजफ्फराबाद। अच्छा। दे वर सो हार्ट ब्रोकन कि जो आना चाह रहे थे वो इतने ट्रॉमा, इतना PTSD का शिकार अभी भी लोग हैं। मेरी अम्मी 2 महीने लिटरली दरवाजे के पास सोई थी, बिकॉज वो इतनी आप कह सकते शॉक में थी ना जब वो देखी। बिकॉज वो कहती मैं जब यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर में एंट्री, तो पैरों में लाशें ही लाशें थी रात के अंधेरे में। तो कहती मैं उस ट्रॉमा से ना, मेरी आई रिमेंबर शी वाज सो स्कैर्ड कि वो दरवाज़ा खोल के ना 2 महीने वो सोई थी कि मुझे डर लगता है मैं भागूंगी बाहर यहाँ से,
यानी कि इतना पैरानोया भी एक हो जाता पैरानोया उनको तो था ही था। जो लोग वहां से आए हुए थे वो तो इतने PTSD का शिकार थे, मैं आपको है। बता ये नहीं दुरुस्त कह सकती। रही है, तो मॉनेटरी लॉस तो आप छोड़ दें, वो तो हाँ, जो एक मेंटल हेल्थ आ का जाता लॉस है, था ना, जी, वो दैट वाज हॉरिबल, आपको मैं बता नहीं सकती। तो वो बस ये दुआ खुदा से की जा सकती कि ऐसा तानहा कभी भी ना हो दोबारा, और अल्लाह हम सबको बचा के रखे, क्योंकि ये जो घर है ना वो एक ही दफ़ा बनते हैं, और जब आपके आबाई घर टूटे और वहाँ से आपको निकलना पड़े, जैसे मेरी नानी को निकलना पड़ा, वो गम लेके वो बस चली गई इस दुनिया से कि मैं अब दोबारा अपने घर नहीं जा सकूँ, तो दैट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक, वेरी सैड। दैट वाज वेरी सैड। और अगेन वो आपका जाती लॉस तो है ही जी, है, जी, बिल्कुल। बट अदरवाइज भी पूरी कौम पूरी का कौम का, कौमी जी। सानहा था, बिल्कुल और इंसानियत के जो सानहे हैं उनमें से वो बिल्कुल एक था, absolutely, और सब ने उसका दुख दर्द महसूस किया बिल्कुल था, जी absolutely, और सब खड़े भी रहे थे, मगर बहरहाल जिनके प्यारे चले गए वो तो लौट कर बिल्कुल नहीं आ ऐसे। सकते। अल्लाह ताला उन सबको गरीक़े रहमत फरमाए, आमीन, आमीन, आपको आपकी खानवादे को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। ये फरमाइए कि मासूमा अनवर साहिबा की ज़िंदगी का सबसे तल्ख़ तरीन लम्हा, याद या कोई वाक़या? जब मेरी नानी की डेथ हुई थी, मेरी नानी का नाम बसीरत अफ़ज़ा था, और प्रेसिडेंसी आज़ाद कश्मीर में उनकी नात हुआ करती थी। अच्छा, वो बेहतरीन नात ख़्वान थी और बहुत अच्छा, प्यारी माशाल्लाह, आवाज़ थी उनकी, माशाल्लाह। तो मैं बहुत अटैच थी। वो मेरे पास आके सोती भी थी, जब इस्लामाबाद आना उन्होंने, मैंने मुजफ्फराबाद जाना, तो मैंने उनके साथ 3 महीने सोना, क्योंकि आप ये कह सकते हैं अम्मा मेरी ये कम थी तो मेरी नानी मेरी माँ ज़्यादा थी। तो जब उनकी डेथ हुई थी तो मैं हॉस्टल में थी, तो आई रिमेंबर बिकॉज उनको मेरे फादर की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, और ओहो। दूसरे HDU में मेरी नानी थी, अच्छा, आई अच्छा, रिमेंबर। अच्छा, तो मैं एबटाबाद में ही थी, तो जब मुझे फ़ोन आया तो आई कुड नॉट बिलीव माई कि नानी किधर से चली गई हैं, यकीन ही नहीं आया बिल्कुल, हालांकि मुझे पता था, आई वाज अ डॉक्टर माई सेल्फ के, हाँ। लेकिन यू कैन नॉट कम टू टर्म्स विद दैट थिंग ना, आपके जब अपने जाते हैं तो वो फिर आप बिल्कुल ही, हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर हाँ, पाते। फिर आप डॉक्टर थोड़ी होते हैं, आपसे तो उसके वो दैट वाज वन ऑफ द आपका प्यार मोस्ट होता ट्रैजिक मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। मुझे बहुत याद आती है मेरी नानी, उन्होंने प्रॉपर जो कह सकते हैं पीक मेरी करियर की वो नहीं देखी। हाँ, शुरू मैंने कर दिया हुआ था, हाँ, और कहती थी सुना मुझे होगा उन्होंने कि मासूमा कद्दी ना छड़ी, डॉक्टरी भी करी तो ऐ तक कद्दी भी ना छड़ी। एंड शी यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी एंड वेट कि जब मेरा कोई जिंगल आना या कोई मेरे ट्रैक्स आने तो मैं इंतजार करती होती थी। तो अभी अगर वो होती तो वो बहुत खुश होती। तो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम आमीन अता फरमाए। आमीन आमीन। क्या आपका आखिरी मुकालमा हुआ था, आप कितने करीब थी वो दिल की आपकी नानी से? आखिरी मुकाल मैं उनको नात सुना रही थी, आई रिमेंबर, अरे अच्छा, और बहुत सुनती थी वो मुझसे, खुद भी बहुत प्यारी पढ़ती थी, और वो बहुत बड़ी आशिक रसूल थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी मुट्ठी में बहुत सारे सवाल थे, मगर आप इस मौके पे ले गई हैं और शो इस जगह पे आ गया है कि मुझे लगा कि हम इससे आगे अब क्या बढ़ेंगे। जो नात आपकी नानी ने आखिरी मरतबा आपसे सुनी इस दुनिया से जाने से पहले, अगर हम उसी पर प्रोग्राम का अख्तिताम कर सकें ज़रूर, क्यों नहीं। तो अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, आपको सब्र जमील अता फरमाए, और इसी पर हम प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। और उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मासूमा, आप तशरीफ़ लाईं। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा। इट वाज अ प्लेजर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वो खुदा नहीं, बखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं, वो खुदा नहीं, बखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं, वो है क्या मगर वाह, सुभान अल्लाह। वो है क्या नहीं, ये मुहिब हबीब की बात है। अल्लाह बलगल उला बेकमाल ही, कशफ दुजा बेजमाल ही, हसन जमील ओ खिसाल ही, सल्लू अलैहि वालैहि। न कहीं से दूर है मंजिले, न कोई
करीब की बात है, ना कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे। ये दरे हबीब की बात है, बलगल उला बेकमाल ही, कशफ दुजा बेजमाल ही, हसन जमी उखसाल ही, सल्लू